मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी जिसका शीर्षक है पंचलाइट। ये कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की बहुत ही रोचक कहानी है और ये बिहार के ग्रामीण अंचल की एक कहानी है जिसमें बताया गया है कि कैसे जो ग्रामीण समाज होता है वो जाति के आधार पर विभिन्न वर्गों में बटा होता है। तो इस कहानी में भी 8 वर्ग हैं जो अलग अलग जाति से संबंधित रखते हैं। हालांकि ये जो कहानी है वो एक ही जाति पर आधारित है, जिसका यानी एक टोली है या ग्रुप कहें उस जाति का ग्रुप। वैसे तो उस गांव में 8 ग्रुप हैं, लेकिन जो मूल ये कहानी जिस पर आधारित है वो ग्रुप है महतो टोली। और इस कहानी में हमें देखने को मिलता है कि कैसे जो एक गांव होता है, गांव अगर विभिन्न जाति आधारित ग्रुप वर्गों में बटा है तो कैसे उनमें होड़ लगी होती है एक दूसरे से आगे निकलने की, एक दूसरे के प्रति परस्पर ईर्ष्या का भाव होता है। तो उसी चीज का यहाँ वर्णन किया है। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इसको एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पात्रों की बात कर लेते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। तो जो पहला पात्र है वो है अगनू महतो। ये महतो टोली की पंचायत का छड़ीदार है। और फिर इसके बाद है सरदार, जो टोली का सरदार है, और दीवान, ये भी पंचायत का एक सदस्य है। फुटंगी झा, ये ब्राह्मण टोली का एक सदस्य है। गुलरी काकी, ये मुनरी की माँ है। और जो रुदल साय है वो गांव का बनिया है। जो गोधन है वो गांव का एक साधारण और गुणवान व्यक्ति है जो मुनरी से प्रेम करता है। और मुनरी जो है वो गांव की एक लड़की है, गुलरी काकी की बेटी। और कनेली जो है वो मुनरी की सहेली है। और मूलगैन जो है वो कीर्तन मंडली का सदस्य है। तो इतने इसमें पात्र हैं। अब कहानी पर बात करते हैं और कहानी शुरू करते हैं। गांव में 8 पंचायत हैं जिनको टोली कहा जाता है। हर एक जाति की अपनी अपनी टोली है। सभी टोलियों के पास अपनी अपनी अलग सभा चट्टी है। सभी के पास अपनी अपनी दरी है, जाजिम है, सतरंजी है और पेट्रोमैक्स है। हालांकि पेट्रोमैक्स को लोग पंचलाइट बोलते हैं या पंचलेट। हर एक टोली की एक दंड व्यवस्था है जो गलती करने वाले व्यक्ति से दंड में कुछ रकम वसूलती है। और इसी तरह गांव की महतो टोली ने पिछले 15 महीने के दंड के पैसे से रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीद ली और बाकी जो 10 रुपए बच गए उससे पूजा पाठ का सामान खरीद लिया। क्योंकि गांव वालों का ये मानना था, टोली वालों का, कि कोई भी कार्य यदि शुभारंभ किसी कार्य का किया जाए तो पूजा पाठ से करना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजी शासन में भी अंग्रेज यदि कोई पुल बनाते थे तो उसके पहले बलि दिया करते थे। अब महतो टोली के सभी लोग पंचलाइट खरीदकर गांव लौट रहे हैं, जिनमें सबसे आगे टोली का जो छड़ीदार है अगनू महतो अपने सर पर पंचलाइट का डब्बा रखकर चल रहा है। उसके पीछे सरदार, दीवान और टोली के अन्य सदस्य चल रहे हैं। अब गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली का फुटंगी झा बीच में टोकता है और क्या कहता है, कितने में लालटेन खरीदा हुआ महतो? तो इस पर अगनू महतो झल्लाकर उत्तर देते हैं, कहते हैं, देखते नहीं हैं, पंचलैट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं, अपने घर की ढिबरी को बिजली बत्ती और दूसरों की पंचलैट को लालटेन कहते हैं। अब टोली के सभी लोगों में उत्साह है, चाहे बच्चे हो या बूढ़े या फिर औरतें, सभी में उत्साह है। सभी अपना अपना काम छोड़कर पंचलैट देखने के लिए अगनू महतो के पीछे पीछे चल रहे हैं। बच्चे हुड़दंग मचा रहे हैं और पंचलाइट चिल्ला रहे हैं सभी बच्चे। अगनू महतो सभी को पंचलैट से दूर रहने के लिए चेतावनी दे रहे हैं। यानी अगनू महतो जो है वो सभी से कह रहे हैं कि दूर रहो, कहीं कोई ठेस वगैरह ना लग जाए जिससे पंचलाइट टूट जाए या खराब हो जाए। सरदार अपनी पत्नी से कहता है कि सांझ को पूजा पाठ होगी, यानी पूजा होगी, तो जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ा लगाओ। अब चौका पीढ़ा लगाने का अर्थ है जो पूजा की व्यवस्था होती है वो करो। अब टोली की कीर्तन मंडली का जो सदस्य होता है मूलगण,
वह भी भक्तों से कहता है कि देखो, आज पंचलैट की रोशनी में कीर्तन होगा और सभी भक्तों को कह देता हूं कि भजन में कोई भी गड़बड़ी होने पर अगले दिन से गड़बड़ी करने वाले को एकदम से बायकॉट कर दिया जाएगा, माने निकाल दिया जाएगा। ऐसा ये कहता है, मूलगन कहता है। अब औरतों की मंडली में गुल्ली काकी गोसाई का गीत गाने लगती हैं। गांव में पंचलाइट को लेकर सभी में उत्साह और उमंग है, विशेषकर टोली वालों में। सूर्यास्त होने के 1 घंटा पहले ही सभी लोग टोली के जो सरदार हैं उनके दरवाजे में आके जमा हो जाते हैं। और टोली का सरदार गुड़गुड़ी पीते हुए क्या कहता है, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। फिर मैंने कहा, दुकानदार साहब हमें देहाती ना समझिए, हमने बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद वह मेरा मुंह देखकर बोला, आप जाति के सरदार लगते हैं, ठीक है, आप खुद खरीदने आए हैं तो आपको 5 रुपए में दे रहे। ऐसा सरदार लोगों के सामने कहता है ताकि लोगों में एक उसकी थक जम जाए। अब दीवान क्या कहते हैं? दीवान जी कहते हैं, दुकानदार का नौकर पंचलाइट का बक्सा देना नहीं चाहता था, लेकिन फिर मैंने कहा बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे। तब दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए बक्सा देने को कहा। जब इतना आप दीवान भी कह लेते हैं तो टोली के जो लोग हैं वे दीवान और सरदार को श्रद्धा भरी निगाहों से देखते हैं। अब छड़ीदार अग्नू महतो ने औरतों की मंडली में सुनाया, माने जोर से ये कहा कि रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलैट, लेकिन अब ये लेकिन शब्द लग गया। अब लेकिन शब्द लग गया तो आगे देखें क्या कहते हैं। अब इतना कहकर छड़ीदार रुक गया, लेकिन कहकर, क्योंकि अब प्रश्न था लेकिन पंचलैट जलाएगा कौन, जबकि रूदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल तेल भी आ गया था। पंचलाइट जलाने की बात अब तक किसी के भी दिमाग में नहीं आई थी कि कौन जलाएगा और कैसे जलेगी। अब जब सभी लोग तैयार हैं, पूजा का सामान भी लग चुका है, कीर्तन मंडली भी तैयार है, लेकिन एक नई मुसीबत पैदा हो गई। और वो मुसीबत यह है कि पंचलाइट आखिर अब जलाएगा कौन, क्योंकि कोई उस टोली में जलाना ही नहीं जानता। गांव की हर एक टोली में पंचलाइट है और उनके अपने अपने जलाने वाले भी हैं, यानी कोई ना कोई ऐसा हर एक टोली का सदस्य है जो पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन महतो टोली में वाले पंचलाइट जलाना ही नहीं जानते। और वे लोग नहीं चाहते कि किसी अन्य टोली का कोई सदस्य उनकी पंचलाइट जलाए, क्योंकि उन्होंने लोगों के ताने सुनने में कोई रुचि नहीं है। वे नहीं चाहते कि कोई उनको फिर आगे ताने सुनाए। अब चारों ओर एक उदासी का माहौल छा जाता है, अंधेरा बढ़ने लगता है। टोली वालों के घर पर आज डिबरी भी नहीं जली, क्योंकि आज पंचलैट के सामने कोई अपनी डिबरी नहीं जलाना चाहता था। अब सब के किराए पर पानी फिर गया, क्योंकि पंचलैट ना जलने की मुसीबत जो आ गई। अब सरदार, दीवान और छड़ीदार सभी उदास थे। तभी किसी ने धीरे से कहा, इस उदासी के माहौल में कोई धीरे से कहता है, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। अब इसी बीच एक नौजवान आकर कहता है, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं और कहते हैं कान पकड़कर पंचलैट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। तो महतो टोली के इस पर पंच ये बात जब सुनते हैं तो मन ही मन कहते हैं सभी कि भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। तभी एक बूढ़ा आकर कहता है, रूदल साहब बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलैट का पंपू जरा होशियारी से देना। अब गुलरी काकी की बेटी, जिसका नाम मुनरी है, कुछ कहना चाह रही है लेकिन कह नहीं पा रही। वह जानती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन टोली ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया, अर्थात टोली ने गोधन को अपनी टोली से निकाल दिया, टोली के सदस्यों ने, पंचों ने। क्योंकि गुल्ली काकी ने शिकायत की थी गोधन की कि गोधन मुनरी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है। गोधन दूसरे गांव से आया हुआ होता है इस टोली में, और पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी उसने कुछ नहीं दिया। यानी ये नियम होता है पहले कि अगर कोई दूसरी गांव से आता है रहने किसी दूसरे गांव में, तो जिस टोली का वो होता है उस टोली के सदस्यों के लिए पान सुपारी की व्यवस्था करनी होती है, नियम होता है। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया,
इसलिए पंचों ने मौका पाकर 10 रुपए का जुर्माना लगा दिया। लेकिन जुर्माना न देने से गांव से उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था। इसलिए मुनरी अब कुछ कह नहीं पा रही और ना ही गोधन का नाम ले रही। अब मुनरी अपनी सहेली कनेली से कहती है कि वह सरदार से कहे कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है। कनेली सरदार को ये बात बता देती है। सभी पंच एक दूसरे की ओर देखते हैं कि अब गोधन को किस मुंह से बुलाएं, क्योंकि गोधन का तो हुक्का पानी बंद है। लेकिन पंचायत के पास अब कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि अब जाति की इज्जत का सवाल था। इसलिए सभी पंच निर्णय लेते हैं कि अब गोधन को बुलाया जाए। सरदार छड़ीदार को गोधन को बुलाने के लिए भेजता है, लेकिन गोधन नहीं आता, क्योंकि उसको पंचायत पर विश्वास नहीं था। उसे डर था कि अगर पंचलाइट में कोई खराबी आ गई उसके जलाने से, तो पंचायत उस पर फिर से कोई जुर्माना लगा देगी। अब छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर पंचायत से कहा, किसी तरह गोधन को बुलाया जाए, वरना कल से किसी को मुंह दिखाने के लिए नहीं बचेंगे। अब गुलरी काकी बोल पड़ती है इसी बीच, कहती है जरा मैं देखूं कह के। तो पंच स्वीकार कर लेते हैं उसकी बात को। गुलरी काकी गोधन के झोपड़े में जाकर गोधन को मना लाती है। सभी गोधन के आने से खुश हो जाते हैं। गोधन बिना कुछ कहे पंचलैट में तेल भरने लगता है। कीर्तन मंडली का मूल गण मूर्छल के बालों को संभालने लगता है। गोधन ने कहा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट कैसे जलेगी पंचलाइट? अब दूसरी मुसीबत आ गई। सभी फिर से उदास हो जाते हैं, अब स्पिरिट नहीं है क्योंकि। लेकिन गोधन बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुनरी दौड़कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रोशनी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। पंचलाइट की जो रेशमी थैली थी उसमें धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। अब थोड़ी देर बाद सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ने लगी। पंचलाइट की रोशनी में टोली जगमगा उठी। कीर्तन मंडली एक स्वर में महावीर स्वामी की जय जयकार करने लगी। सभी लोग खुश हो गए। गोधन ने सबका इस तरीके से दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। इस तरह दोनों की आंखों ही आंखों में बात हो गई। सरदार ने गोधन को पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी ने भी गोधन को रात के खाने का निमंत्रण दिया। गोधन ने एक बार फिर मुनरी की ओर देखा तो मुनरी की पलकें सर्व से नीचे झुक गईं। कीर्तन वाले भी जय हो कहने लगे, यानी कीर्तन समाप्त करके कीर्तन वाले जय हो का नारा लगाने लगे। तो इस तरीके से कहानी यहीं समाप्त होती। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह आपको और भी आगे वीडियोस मिलेंगे। और यदि आपको ये बहुत ही पसंद आई है तो इसको आप लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।